बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बात करेंगे आगे हमारा जो आज टॉपिक है दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहले हम करेंगे ऑफ अल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। जी मेरा बेटा, इसमें हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि अल्कीन्स जब कार्बन के एटम्स उसमें 1 से लेके 4 तक होते हैं, यानी C1 से लेके जो C4 तक हैं, ये क्या हैं? दीज आर कलरलेस, ऑर्डरलेस, यानी बू के बगैर गैसेस। ठीक है जी। और इसके बाद बेटा C5 से लेके C17 तक यानी 17 कार्बन तक अगर हो जाए अल्केन्स में, दे आर कलरलेस, ऑर्डरलेस लिक्विड्स। ठीक है जी। और अगर कार्बन के एटम 17 से ऊपर हो जाएं, तो अगर तो थोड़े हैं तो वो पहले वैक्सी सॉलिड्स होते हैं, जैसे मोम होती है। मोम बेसिकली यही होते हैं जिन्हें आप अल्केन्स कहते हैं। ठीक है। और बाद में अगर मजीद कार्बन बढ़ जाए तो दे टर्न आउट टू बी हार्ड सॉलिड्स। फिर वो हार्ड होते चले जाते हैं जैसे जैसे कार्बन की तादाद जो है वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है जी। ये हमारे पास इसका पहला पोर्शन था। ठीक है जी। सेकंड इसका जो पार्ट है वो क्या कहता है? कहता है नॉन पोलर हैं सारी की सारी जो अल्केन्स हैं, ये आपने याद रखनी है, दे आर नॉन पोलर। और हमने क्या पढ़ा हुआ है? लाइक डिजॉल्व्स लाइक, तो लिहाजा ये सॉल्युबल होती हैं ओनली इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो ये बेटा नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ही सॉल्युबल होती है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है बेटा, क्या पढ़ा हुआ है? लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो इस प्रॉपर्टी की बना पे आप ये कह सकते हैं कि जो अल्केन्स हैं दे आर वाटर इनसॉल्युबल, क्योंकि वाटर तो बहुत पोलर है, तो लिहाजा अल्केन्स जो होती हैं दे आर नेवर सॉल्युबल इन वाटर। जी बेटा, तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में क्या क्या चीजें शामिल हैं ये आपको बताता चलूं। नॉन पोलर में शामिल हैं बेंजीन, ठीक है, ईथर, ठीक है, इसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह वगैरह। ठीक है जी। आपकी बुक में यही मेंशन्ड है, तो ये आपको बड़ा याद रखना है। जी बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो ये कहता है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी वगैरह वो जैसे जैसे कार्बन के एटम्स बढ़ते जाएंगे तो वो बढ़ती चली जाती है। तभी तो पहले गैसेज हैं, फिर लिक्विड हैं, फिर वैक्सी सॉलिड्स होते हैं और फिर हार्ड सॉलिड्स होते हैं। तो दैट मीन्स कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी, ठीक है जी, ये इंक्रीज करती है विद नंबर ऑफ कार्बन एटम। बेटा जी अटेंडेंस आप नहीं लगा दें यार, वो आप अटेंडेंस ही नहीं लगाते। वो जो प्रीवियस लेक्चर हमारा हुआ था उसमें अटेंडेंस मिस हो गई थी जी। तो ये सादा सा एक जनरल फार्मूला इन्होंने बॉइलिंग पॉइंट में दिया हुआ है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज बाय अ वैल्यू ऑफ, ये याद रखने की बात है, एमसीक्यू इसका बड़ा अच्छा बन सकता है, 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर ईच
CH2 ग्रुप एडेड। हर जो CH2 ग्रुप होता है उसकी एडिशन के साथ जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो बेटा 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाते हैं। ठीक है जी। तो आगे बेटा इसका पॉइंट नंबर 4 जो है वो बनता है, लेकिन इन बदतमीजों ने उसका नंबर नहीं दिया हुआ। ये चौथा पॉइंट आप अपनी बुक के ऊपर नजर दौड़ाएं, तीसरे पॉइंट में जो 5वीं लाइन है उसको आप चौथा पॉइंट डिक्लेयर कर दें, और फिर आगे 5वां पॉइंट जो है जिसका इन्होंने चौथा दिया हुआ है उसको 5वां कर। वो क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स जिनका ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है वो लेस होता है। ठीक है जी। जो ब्रांच्ड चेन अल्केन्स हैं they have lesser boiling points than straight chain structures। इसका ताल्लुक पेज नंबर 84 बुक 1 फर्स्ट ईयर से है। वहां आपने ये बात वहां पे भी देखी थी कि जो स्ट्रेट चेन होते हैं उसमें जो अवेलेबल पॉइंट्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो इसी वजह से जो स्ट्रेट चेन वाले होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स ज्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे वो एन ब्यूटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बता रहे हैं। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज नेगेटिव 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो आइसोब्यूटेन है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज नेगेटिव 11.7 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी। दिस इज इंपॉर्टेंट और ये आपने याद रखना कि आइसोब्यूटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है कम है, क्योंकि आइसोब्यूटेन में ब्रांचिंग हो जाती है। हमने इसका स्ट्रक्चर जो है वो पहले देखा होगा। जी बेटा, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। जो इस बुक में जो चौथा पॉइंट है वो हमारा अब 5वां पॉइंट हो जाएगा। वो क्या है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स होते हैं वो भी इंक्रीज करते हैं कि, लेकिन उनमें उस तरह से रेगुलर इंक्रीज नहीं होता कि बॉइलिंग पॉइंट जिस तरह 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स also increase with number of कार्बन एटम्स या विद मोलर मास, लेकिन वो जो इंक्रीज है इज नॉट रेगुलर। वो बेटा जी रेगुलर नहीं है। ठीक है जी। जी मेरा बेटा, नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है वो है रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। अभी हमने तस्करा किया कि जो अल्केन्स हैं वो क्या है, नॉन पोलर। लाजमी बात है बेटा, जब नॉन पोलर होंगे तो वो फिर उनके अंदर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटर्स नहीं होते। जब पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर्स नहीं होंगे तो फिर इनके जो आप ये कह सकते हैं जो अट्रैक्ट करने की सलाहियत है टुवर्ड्स पोलर रीजन वो कम होगी। हम इसी बुनियाद पर अल्केन्स को एक दूसरा नाम देते हैं, हम इन्हें कहते हैं पैराफिन्स। ठीक है, पैराफिन्स दो अल्फाज का मजमूआ है, पैरम और एफिन्स। पैरम मीन लिटल और एफिन्स मीन एफिनिटी, यानी ये दूसरों के लिए बहुत कम अट्रैक्शन रखते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कोई पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर्स नहीं होते। तो लिहाजा आमतौर पे जो एसिड्स हैं और जो बेसिस हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं,
उनका कोई रिएक्शन नहीं होता टूवर्ड्स अल्कीन। हाँ, ये फिर दो तरह के रिएक्शंस देते हैं, ठीक है जी। दो तरह के रिएक्शंस वो कौन से देते हैं? टू काइंड्स ऑफ रिएक्शंस, वो कौन से हैं? उनमें एक आ जाते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और बेटा दूसरे आ जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शंस। नाम से ही अंदाजा हो जाता है, थर्मल और कैटालिटिक से मुराद ये है कि या आप हीट करके रिएक्शन करवाएंगे या आप कैटालिस्ट की मौजूदगी में करवाएंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से मुराद ये है कि बेटा कोई चीज निकले और उसकी जगह पे कोई दूसरी चीज जो है वो आके लग जाए। तो जो थर्मल रिएक्शंस हैं, थर्मल से अंदाजा हो रहा है हीट करके होते हैं, दैट मीन्स कि उनको अलॉट ऑफ एनर्जी जो है वो चाहिए होती है। पेज 146 के ऊपर अपनी बुक के नजर दौड़ाएं तो द अनरिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स अंडर नॉर्मल कंडीशंस, कहता है वो नॉन पोलैरिटी की वजह से, यही बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन और हाइड्रोजन में इतना ज्यादा फर्क नहीं है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 और हाइड्रोजन की 2.1 है, तो लिहाजा ये सारे बॉन्ड्स जो है वो नॉन पोलर ही कंसिडर होते हैं। तो इस वजह से जो आयोनिक रीजेंट्स होते हैं लाइक एसिड्स लाइक बेसिस, तो ये आमतौर पे इसके ऊपर अटैक जो है वो नहीं करते। ऐसा क्यों नहीं होता, क्यों ये इसके ऊपर चीजें ज्यादा अटैक नहीं करती? उसकी वजह जो है वो है इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब यहां आपको बताता चलूं कि इसके अंदर होता है सिग्मा बॉन्ड, और आपने चैप्टर नंबर अगर 6 पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में, तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है बेटा? ये कार्बन और ये कार्बन, ये कार्बन टू हाइड्रोजन, ये सारे जो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं दे आर सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड्स में होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, जैसे ये देखिए ये दो कार्बन, ठीक है, ये सारे का सारा दो न्यूक्लियाई के दरमियान कंसंट्रेट करता है। दैट्स वाई ये न्यूक्लियस भी उसको अट्रैक्ट कर रहा होता है, ये न्यूक्लियस भी उसको अट्रैक्ट कर रहा होता है। नतीजतन कि वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ट्रैप हुआ होता है बिटवीन टू कार्बन एटम्स, तो लिहाजा वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अवेलेबल नहीं होता टू अटैक ऑन अदर स्पीशीज। इस वजह से हम इन्हें कहते हैं कि ये जो है दे आर लीस्ट रिएक्टिव। जी बेटा, आगे हम इसकी बात को लेके चलते हैं और हम बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स की, और उसमें जो सबसे पहला रिएक्शन है दैट इज कंबस्शन। कंबस्शन क्या है? जलने का। कोई भी शय अगर आप उसको जला देते हैं तो दैट इज नोन एज कंबस्शन। ये वो रिएक्शन है जो आपकी अम्मा जी किचन में सुबह दोपहर शाम और हर वक्त करती रहती हैं। जब भी वो गैस को जलाती हैं, या वो गैस चाहे नेचुरल गैस हो चाहे एलपीजी हो, तो वो कंबस्शन रिएक्शन करवा रही होती है। बेटा जरा तवज्जो फरमाइएगा, ये वो रिएक्शन है जो जिनके घरों में सुई गैस लगी हुई है उनके घर में जब भी आग लगती है तो ये वाला रिएक्शन होता है। क्या बनेगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल वाटर, और साथ में अ लॉट ऑफ हीट पैदा होती है। और ये हीट हम काहे के लिए इस्तेमाल करते हैं? डोमेस्टिक कुकिंग के लिए, और इवन ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज में भी यही वाली हीट जो है वो इस्तेमाल होती है। और ये हीट कितनी आती है? अगर आप इसको डेल्टा एच की फॉर्म में लिखें तो ये 891 किलो जूल पर मोल हीट जो है वो इसमें रिलीज हो रही होती है। तो वो जब रिलीज हो रही हो तो उसके साथ ये वाला साइन जो है वो हम नेगेटिव लगाते हैं,
यहाँ लिखते तो यहाँ ऐसे ही लिखना था जैसे बुक में लिखा हो। बड़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, इसमें हीट अच्छी खासी निकलती है, लेकिन याद रखें इस पर्टिकुलर रिएक्शन को एक दफा शुरू करवाना पड़ता है। आप मतलब बर्नर ऑन कर दें और फिर आप कहीं रिएक्शन शुरू हो जाए, मीथेन भी अवेलेबल है, ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, लेकिन रिएक्शन ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होता। रिएक्शन को हमें खुद से स्टार्ट करवाना पड़ता है, ठीक है। दैट्स वाई हम इस पर्टिकुलर जो रिएक्शन है वो उसको ये कहते हैं कि ये एक है तो स्पॉन्टेनियस, लेकिन पहली दफा हमें इस पर्टिकुलर रिएक्शन को स्टार्ट करवाना है। तो आगे देखिए यही लिख रहा है कि वो मेजर रिएक्शन है इंटरनल कंबस्शन इंजन में। अगली बात, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, एलपीजी, ये सब, इवन मोबाइल, ग्रीस, ठीक है, और सड़कों पे बिछने वाली लुक, ये सब कुछ अल्कीन्स में आता है, ठीक है। और आपको पता है ये सारे के सारे कंबस्टिबल हैं, इनको आग लगती है, और जब आग लगेगी तो याद रखिएगा हाइड्रोकार्बन को आग लगेगी अगर, जैसे ये है मीथेन, तो बेटा सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, हाइड्रोकार्बन। जी बेटा। अगला जो हमारा रिएक्शन है वो कंबस्शन के बाद उसको उन्होंने टाइटल दिया हुआ है ऑक्सीडेशन। अच्छा, ऑक्सीडेशन में भी दो हैं सब सेक्शंस। एक को आप कह लें इनकम्प्लीट कंबस्शन। ये इनकम्प्लीट कंबस्शन क्या है बेटा? ये वही कंबस्शन है कि जब आप मीथेन को जला लें उसके अंदर बंद कमरे में, आपने सुना होगा गैस वाले हीटर बंद कमरे में नहीं जलाए जाते। बंद कमरे में हीटर चलाने से एक जो नुकसान होता है वो ये कि आप जरा रिएक्शन को देखिए। दिस इज CH4, पहले इसके 1 मोल को 2 मोल चाहिए, यहाँ इसके 3 मोल को, वैसे अगर ऊपर वाला रिएक्शन होता तो 6 मोल चाहिए थे, अगर 6 नहीं है, ऑक्सीजन कम पड़ गई है जैसे ये हो गया है, तो व्हाट विल हैपन, जो प्रोडक्ट है वो बनेगी कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर और कार्बन। ये कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज ए पॉइजनस गैस, ठीक है। और आपने सुना होगा कि जब भी मीथेन या गैस का कोई भी या कोई भी अल्कीन्स को, ये मीथेन की अगर आप बात करें तो यही जो टेक्निक है वो सादर आती है बाकी हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर भी, कि अगर आप इनको कम ऑक्सीजन की सप्लाई में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी, और वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो पॉइजनस गैस है, लीथल है, इतनी खतरनाक गैस है कि इसकी ना कोई स्मेल होती है और ना ही ये कोई और तरीके से डिटेक्ट होती है। तो इंसान खिड़कियां दरवाजे अगर बंद करके आप लेटे हुए हैं तो अल्लाह माफी दे, लेटे लेटे ही आप फारग हो जाएंगे। तो लिहाजा ये बहुत जरूरी है कि सर्दियों में अगर आप मीथेन इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई भी हाइड्रोकार्बन जला रहे हैं तो ऑक्सीजन की वाफर मिकदार होना बहुत, अगर वाफर मिकदार नहीं होगी तो फिर अगर ये देखिए ना, ये जो ऊपर वाला रिएक्शन है इसमें ऑक्सीजन जो है ये एक्सेस में है, ठीक है, और यहाँ ये जो ऑक्सीजन है ये लिमिटेड है भाई, लिमिटेड ऑक्सीजन हो जाएगी। जब कमरा बंद हो जाएगा, ऑक्सीजन आ नहीं रही कमरे में, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय ये बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाती है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये पॉइजन, ठीक है, इट इज लीथल, मार के रख देगी, मुहलक, ठीक है जी। जी बेटा, बात को आगे लेके चलते हैं। हमारे पास इसके अंदर एक दूसरा रिएक्शन है
उसको हम बी कर लेते हैं, एंड दैट इज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। जी, अब ये जो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है ये मेटल्स की मौजूदगी में ये होती है और एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर होती है। किताब में जिस तरह से रिएक्शन दिया हुआ है मैं ज़रा उससे थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा। ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है बेटा, मैं इसको खोल के लिख रहा हूँ ताकि आपको ज़रा समझने में आसानी रहे कि ये रिएक्शन किस तरह से होगा। दिस इज मीथेन, दिस इज एटॉमिक ऑक्सीजन, कॉपर की मौजूदगी में एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 atm प्रेशर पर व्हाट हैपन्स बेटा, ये ऑक्सीजन इस जगह पे आके ऐड हो जाती है सेंटर में कार्बन और हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी वो क्या बनेगी, HCOH, ये ऐसे ही रहेगी। आप बुक में इसको देख रहे हैं, बुक में इसने CH3OH लिखा हुआ है, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज मिथाइल अल्कोहल। अब रिएक्शन रुकता नहीं है बेटा, रिएक्शन आगे से आगे चलता चला जाता है। तो मैं आपको गाइड करता हूँ आगे से आगे कैसे चलता चला जाता है। इन्हीं कंडीशंस में कंडीशंस वही रहनी है पहले वाली। ये ऑक्सीजन क्या करती है, ये बेटा जी यहां से और यहां से हाइड्रोजन निकाल देगी। जब हाइड्रोजन निकाल देगी तो नतीजा क्या हो जाएगा बेटा, नतीजा ये हो जाएगा कि हमारे पास जो ऑक्सीजन की भी एक वैलेंसी खाली हो जाएगी और कार्बन की भी एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, दोनों में डबल बॉन्ड बन। आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज एन एल्डिहाइड। प्लस क्या बनेगा, वो जो ऑक्सीजन ने दो हाइड्रोजन निकाली हैं दैट इज वाटर, ये क्या बन गया आपके पास, ये बन गया फॉर्मल्डिहाइड। ये भी बड़ी काम की चीज है। ये जो डेड बॉडीज होती हैं उसको प्रिजर्व करने के काम आता है, एनिमल टिश्यूज को प्रिजर्व करने के काम आता है। अब ये जो फॉर्मल्डिहाइड बना है, अभी भी बात यहाँ पे नहीं रुकेगी, इसकी भी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगी। कंडीशन सेम रहेंगी। अब क्या होगा बेटा, ये वाली ऑक्सीजन इस जगह पे आके सेंटर में लग जाएगी कार्बन और हाइड्रोजन। तो अब जो प्रोडक्ट आपके पास बनेगी, इससे भी आप वाकिफ हैं, आप को इसका टीका लगता है कभी कभी और आपको बड़ा स्वाद आता है। वो जो आपको भेड़ या शहद की मक्खी काट जाती है या रात को सोए हुए आपको मच्छर वो जो है वो काटता है, तो वो बेसिकली ये चीज बनती है, ये हमारे अंदर वो इंजेक्ट करता है, दैट इज फॉर्मिक एसिड। आपको एक आज नुस्खा बता दूं, वो नुस्खा क्या है बेटा जी, अगर शहद की मक्खी या भेड़ आपको काट जाए तो आपने जहां पे उसने काटा है, फर्स्ट करें ये मेरा हाथ है, यहाँ पे वो काट दिया है, 5 मिनट के अंदर अंदर आपने उस जगह पे कास्ट सॉरी बेकिंग सोडा या वॉशिंग सोडा, दो चीजें, बेकिंग सोडा या वॉशिंग सोडा, आपने उसका पेस्ट बना के वाटर में यहां लगा देना जहां भी वो काटे। 5 मिनट के अंदर अंदर, अगले 5 मिनट के अंदर अंदर वो सारी तकलीफ आपकी रफा हो जाएगी और वो जो शहद की मक्खी और भेड़ के काटने से सूजन हो जाती है बेटे, वो भी नहीं होगी। ठीक है जी। तो ये आपने सुना होगा वो जी, वो लोहा रगड़ने तो वो हो जाता है, वो लोहा रगड़ने से कुछ नहीं होता। ठीक है, असल काम
सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट का है, ठीक है। ये एसिड होता है फॉर्मिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट बेस होती है। जहां आपको ब्रेड में काटा हुआ है, जब वो आप उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं तो वहां पर एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है। अब ये रिएक्शन अभी भी नहीं रुका बेटे, जरा तवज्जो फरमाइएगा। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन बेटा यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। जब ऐसी सूरत हाल हो तो एक प्रोडक्ट बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी दैट इज वाटर। ठीक है जी, दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे। बाकी बातें हम इंशाल्लाह इसकी कल कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कर रहे थे रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। तो रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स में आज जो हमारा सेक्शन है इस पे हम बात करेंगे वो है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन से क्या मुराद है? दिस इज थर्ड वन एंड दिस इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन से मुराद ही होती है सब्स्टिट्यूशन बाय अ नाइट्रो ग्रुप, कि आपने अल्केन में हाइड्रोजन निकाल के उसको सब्स्टिट्यूट करना है नाइट्रो ग्रुप से। तो वो कैसे की जाती है बेटा? हम मीथेन और नाइट्रिक एसिड को 400 टू 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं। दिस इज बेटा जी मीथेन, एंड दिस इज नाइट्रिक एसिड। ये उसका स्ट्रक्चर मैंने लिखा है, मैंने अभी आपको अर्ज किया कि टेम्परेचर हमने रखना होता है 400 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस तरह से बॉन्ड ब्रेकिंग होती है बेटा जी। ये देखिए, ये वाटर निकल जाएगा और आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगी दैट इज CH3, इकट्ठा कंडेंस करके लिख दिया, और NO2 प्लस H2O। दिस इज नोन एज नाइट्रोमीथेन। ठीक है जी। तो वेपर फेज में रिएक्शन होता है एट वेरी हाई टेम्परेचर। वेरी हाई टेम्परेचर इसलिए क्योंकि अल्केन्स जो हैं वो लीस्ट रिएक्टिव सब्सटेंसेस में इनका शुमार होता है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन एंड दैट इज हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मीन आप इसको अगर आप डिफाइन करेंगे तो बिल्कुल जैसे ऊपर लिखा सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप, तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन बाय हैलोजन एटम। ये सब्स्टिट्यूशन होगी किसकी? अ हाइड्रोजन एटम बाय अ हैलोजन एटम। और यहाँ पे जो हैलोजन है दैट मे बी क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जी बेटा, इसमें जो एक्सटेंट ऑफ हैलोजिनेशन है वो डिपेंड करती है कि आपने हैलोजन ली कितनी है। अगर हैलोजन कम लेंगे तो एक या दो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट्स होंगी,
और अगर हैलोजन एक्सेस में लेंगे तो टर्न बाय टर्न सारी की सारी हाइड्रोजन जो हैं वो हैलोजन से सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है दैट इज इंपॉर्टेंट। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो कुछ इस तरह से है कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और सबसे कम आयोडीन। अब ये किस तरह से रिएक्शन करती हैं? फ्लोरीन रिएक्शन करती है विद एक्सप्लोसिव वायलेंस, धमाका खेज तरीके से, जिसको बाज दफा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और क्लोरीन रिएक्शन करती है सनलाइट में, ब्रोमीन करती है यूवी रेडिएशंस में, और आयोडीन के बारे में हम ये कहते हैं कि आयोडीन बहुत स्लो और रिवर्सिबल रिएक्शन करती है, वेरी स्लो एंड रिवर्सिबल। ठीक है, उसका जो रिएक्शन है वो देर पा नहीं होता, यूनिडायरेक्शनल नहीं होता। तो इसमें जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है उसकी तरफ बढ़ने से पहले हम बात करेंगे कि ये रिएक्शन होता किस तरह से है। तो बेटा जी इसका जो मैकेनिज्म है, चलिए मैकेनिज्म को अभी छोड़िए, पहले हम इन जनरल ये रिएक्शन देख लेते हैं कि ये रिएक्शन होता किस तरह से। बेटा जी CH4 प्लस क्लोरीन H न्यू, ये रिप्रेजेंट करता है सनलाइट को, CH3Cl प्लस HCl, दिस इज क्लोरोमीथेन, IUPAC में इसका नाम है, और वैसे हम इसको मिथाइल क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है जी, तो दिस वाज मीथेन। ये अभी रिएक्शन यहाँ पे रुकता नहीं है, अगले स्टेप में ये फिर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगी अगेन इन सनलाइट। अब एक और हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगी CH2Cl2, तो दिस इज नोन एज डाइक्लोरोमीथेन। या हम इसको कॉमनली बोलते हैं मैथिलीन क्लोराइड। जी बेटा, और नेक्स्ट ये जो मैथिलीन क्लोराइड है ये फिर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगी अगेन इन सनलाइट, एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो गई, दिस इज नाउ ट्राइक्लोरोमीथेन। और ट्राइक्लोरोमीथेन को हम नाम देंगे कॉमनली नोन एज क्लोरोफॉर्म, बेहोश करने के काम आता है, सुना होगा आपने, इससे इंसान भी बेहोश हो जाते हैं। अटेंडेंस दे दें यार, सिर्फ हमाद की आई है। जी बेटा, इसी तरह से आखिरी हाइड्रोजन भी बेटा क्लोरीन के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएगी इन सनलाइट, तो ये हो जाएगा CCl4
with HCl. So this is known as tetrachloromethane, या जिसको आप IUPAC सॉरी कॉमनली कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। जी, अब हम चलते हैं बेटा इसके मैकेनिज्म की तरफ। इन्होंने आपको एक अहम बात बताऊं, ये जो 4 स्टेप्स मैंने अभी आपको लिख के दिए हैं, ये बुक वालों ने नहीं लिखे हुए, लेकिन वो इसलिए नहीं लिखे हुए, वो ये समझते हैं कि आपने मैट्रिक में ये पढ़ लिए हुए हैं, पर उन्हें क्या पता, ये माशाल्लाह पाकिस्तानी बच्चे हैं, ये पढ़े ना पढ़े एक ही तरह के हैं। इसके मैकेनिज्म के बेटे 3 स्टेप्स हैं। एक है इनिशिएशन, इसको आप आगाज कहेंगे। इसमें क्या होता है, ये न्यूट्रल molecule gives free radicals after dissociation। ये आपकी बुक में लिखा नहीं हुआ, डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, सिर्फ इनिशिएशन का नाम लिखा हुआ है। जहां इनिशिएशन का नाम लिखा हुआ है वहां पे ये डेफिनेशन उतार लें। जी बेटा, क्लोरीन का ये मॉलिक्यूल है, दिस इज सनलाइट, और ये क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स 2 जनरेट हो गए। ठीक है, दिस इज इनिशिएशन स्टेप। सेकंड स्टेप इज प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन में बेटा क्या होता है, द फ्री रेडिकल reacts with a neutral molecule to produce another free radical। ये एक फ्री रेडिकल न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके एक और फ्री रेडिकल बना देता है। ये जरा तवज्जो कीजिएगा, दिस इज मीथेन, दिस इज फ्री रेडिकल। सनलाइट में ये काम होना है। ये देखिए, ये मिथाइल का फ्री रेडिकल बन गया प्लस HCl। ये देखिए, ये पहले फ्री रेडिकल क्लोरीन का था, अब मिथाइल का आ गया। अब ये जो मिथाइल का फ्री रेडिकल है, ये अगले स्टेप में एक न्यूट्रल क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है, और ये मिथाइल क्लोराइड बना देगा, और ये देखिए क्लोरीन का एक और फ्री रेडिकल बन गया। प्रोपेगेशन स्टेप में जो बात याद रखने की है वो ये है कि एक फ्री रेडिकल रिएक्शन करके एक और फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। जी बेटा, जो थर्ड स्टेप है इसका, दैट इज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन, इख्तिताम। ठीक है जी, तो टर्मिनेशन से क्या मुराद होती है बेटा, भाई सीधी सी बात है, 2 फ्री रेडिकल्स
आपस में मिल जाएंगे, join together to yield a neutral molecule, और वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना देंगे। ठीक है बेटा, जैसे पिछले स्टेप में हमने एक फ्री रेडिकल ये बनाया था, और एक फ्री रेडिकल क्लोरीन का अगर आपस में मिल जाए, ये देखिए दो फ्री रेडिकल मिलकर तो एक बेटा न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब टर्मिनेशन हो जाए अगर, तो रिएक्शन आगे नहीं जाएगा, लेकिन अगर प्रोपेगेशन हो रही हो तो रिएक्शन जो है वो आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। अब प्रोपेगेशन का जो आखिरी स्टेप था, अगर आप उसके ऊपर गौर कीजिए, तो मैं दोबारा उसके ऊपर लेके जा रहा हूं कि जो प्रोपेगेशन है वो किस तरह से कंटिन्यू करती है। प्रोपेगेशन के आखिरी स्टेप में हमारे पास जरा गौर फरमाइएगा, ये देखिए ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल जनरेट हुआ। ये क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल है, ये जो सॉरी ये जो मॉलिक्यूल है प्रोपेगेशन के पहले स्टेप में बना, ये जो फ्री रेडिकल है ये उसमें से एक और हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा। ये देखिएगा, ये फिर फ्री रेडिकल बन गया। अब ये जो फ्री रेडिकल है ये एक और क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर जाएगा। ये देखिए ये न्यूट्रल क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर गया, तो ये क्या बना देगा बेटा, ये एक और क्लोरीन यहां सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। ये मैथिलीन क्लोराइड बन गया या डाइक्लोरोमीथेन बन गई, और ये एक और फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। ये फ्री रेडिकल यहां से एक और हाइड्रोजन निकाल देगा, ये देखिए ये फ्री रेडिकल बन गया, और ये फ्री रेडिकल अगले स्टेप में एक न्यूट्रल क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर जाएगा। ये देखिए अब ये बन गई आपके पास क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमीथेन, और ये फ्री रेडिकल बन गया, और ये फ्री रेडिकल यहां से एक और हाइड्रोजन जो है उसको एलिमिनेट कर देगा, जो आखिरी हाइड्रोजन रह गई है। ये देखिए और आखिरी स्टेप में प्रोपेगेशन का जो आखिरी स्टेप है उसमें ये एक और न्यूट्रल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, ये बेटा जी ये आपके पास आ गया जी कार्बन टेट्राक्लोराइड। बेसिकली ये जो सारे के सारे स्टेप्स हैं ये आपके जनाब हो गए, और इसके बाद जो हमारा अगला इसका एक छोटा सा सेक्शन है वो कुछ इस तरह से है कि
यूजेस ऑफ मीथेन जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपसे जो है वो पूछे जा सकते हैं कि मीथेन कहाँ कहाँ यूटिलाइज होती है। तो बेटा सबसे पहले जो इसका इस्तेमाल है एज ए फ्यूल, जैसे हमारे यहाँ घरों में ये इस्तेमाल होती है, ठीक है। और दूसरा ये है, ये इल्यूमिनेशन, रोशनी के लिए भी इस्तेमाल होती है। अगर आपको मालूम हो तो एक ज़माने तक जब यूपीएस इतने कॉमन नहीं थे तो वो घरों में वो सफ़ेद से शीशे के अंदर वो एक छोटी सी जाली सी लगा के, तो जब लाइट जाती थी तो हम उसको फ्रेम लगा देते थे, तो वो सफ़ेद रोशनी आपको दे देती थी। तो ये बुनियादी तौर पे जो है वो रोशनी देने के लिए भी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा इसका जो दूसरा यूज है वो जरा गौर फरमाइए, वो क्या है कि आप इससे मिथाइल क्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड, ये ठीक है जी, क्लोरोफॉर्म, ये अभी हमने सारी चीजें बनाई हैं, और कार्बन टेट्रा क्लोराइड ये इस्तेमाल बनाते हैं और ये एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल होते हैं। तीसरा बेटा यूज इसका क्या है, और इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, ये हम आगे पढ़ेंगे जाके। दिस इज मिथाइल अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड, ये HCHO होता है बेटा फॉर्मल्डिहाइड, और HCN ये हम आगे जो है अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ये इससे बनाए जाते हैं। बेटा चौथा इस्तेमाल इसका क्या है, इससे कार्बन ब्लैक बनाई जाती है। ये मैं भी आपको बता देता हूँ कि कार्बन ब्लैक कैसे बनाई जाती है, क्योंकि ये आगे नहीं आना। बेटा CH4 को स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर 1200 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, इन एब्सेंस ऑफ एयर, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो क्या बन जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन, ये कार्बन ब्लैक कहलाती है। और ये पेंट्स, प्रिंटिंग इंक्स और टायर्स बनाने में काम आती है। टायर्स में आपको बताता चलूं, टायर वैसे बुनियादी तौर पे नायलॉन या रबर के होते हैं। अगर खाली नायलॉन और रबर के होंगे तो ये सड़क के ऊपर बहुत ज्यादा स्लिप कर जाएंगे और उससे एक्सीडेंट्स होने के इम्कान ज्यादा होते हैं। तो क्या किया जाता है, उस रबर में या नायलॉन में हम कार्बन मिक्स करते हैं। कार्बन से, वो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, रगड़ का मेयार या फ्रिक्शन का कोई उसको कहते हैं पैरामीटर, क्या मुझे उसका एग्जैक्ट नहीं याद रहा, इंग्लिश में क्या कहते हैं, उर्दू में हम उसे रगड़ का मेयार कहते हैं, वो बढ़ जाता है। इसकी बिना पर सड़क के ऊपर जो टायर है वो स्लिप नहीं करते, वो उसके ऊपर ग्रिप उनकी जो है वो बेहतर हो जाती है, ठीक है। तो वो हम उसमें फिर कार्बन मिक्स करते हैं और वो कार्बन मीथेन से इस तरह से हम तैयार करते हैं। और आखिरी इसका जो इस्तेमाल है, दैट इज फिफ्थ वन, मीथेन से हम जनाब यूरिया बनाते हैं। और आपको पता है यूरिया पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली सबसे अहम फर्टिलाइजर्स में से एक है, ठीक है जी। यहाँ पे आज हम ब्रेक करेंगे, कल हम इंशाल्लाह अल्कीन से बात को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर। ये स्लाइड्स अभी आपको मिल जाती हैं, रिकॉर्डिंग पिछली और ये वाली आज आपको इकट्ठी मर्ज करके जो है वो भेजूंगा, जिसमें सारे के सारे रिएक्शंस जो हैं वो एक ही मतलब है कि उसमें आ जाएंगे, ठीक है जी। कोई सवाल? कुछ नो सर। चलें, अल्लाह हाफिज।